इस हफ्ते सौदा खरा खरा में बात करेंगे सिर्फ शेयर बाजार की नहीं, बल्कि हर उस टॉपिक की जिससे हमारा और आपका पोर्टफोलियो डायरेक्टली अफेक्ट होता है। और जब बात आती है पोर्टफोलियो के अफेक्ट होने की, तो सबसे पहले रिटेल इन्वेस्टर्स लॉन्ग टर्म वेल्थ के बारे में सोचते हैं, यानी म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोज के ऊपर नजर डालना बेहद जरूरी है। इसलिए इस हफ्ते बात म्यूचुअल फंड्स के बारे में होगी, इंपॉर्टेंट सेक्टर्स के बारे में होगी, और यह भी पता करेंगे कि कौन सी थीम्स आपके लिए इस समय बेहतर लग रही हैं और किस तरह के फंड्स में आपको निवेश करना चाहिए। हेलो एंड वेलकम, आप देख रहे हैं गुड रिटर्न्स। मैं हूं आपके साथ अरुणिमा द्विवेदी। तो आज म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोज पर बात करने के लिए हमारे साथ एक बेहद ही खास मेहमान है। हमारे साथ इस समय वैभव चुग जी हैं, अबेकस म्यूचुअल फंड से। सर वेलकम टू गुड रिटर्न्स। थैंक यू सर। सबसे पहले तो म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोज को देखने से पहले थोड़ा बाजार के ऊपर नजर डालना जरूरी है। बाजार के मूड माहौल को समझना जरूरी है, क्योंकि बहुत वोलेटिलिटी है इस समय इंडियन शेयर मार्केट में। न्यूज फ्लो पर रिएक्ट कर रहा है बाजार, और शॉर्ट टर्म में तो रिटेल इन्वेस्टर्स पैनिक हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में क्या ये वो अपॉर्चुनिटी है जिससे वेल्थ जनरेट हो सकती है? बाजार का मूड माहौल कैसा है? पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया आपके साथ जुड़ने का और आपके दर्शकों के साथ जुड़ने का। जैसे आपने बोला ना कि वॉलेटिलिटी है, तो एक कहावत है कि जो मार्केट की वॉलेटिलिटी है वो एक फीचर है, इट इज़ नॉट अ बग। मार्केट्स रहती, मतलब जब से टाइम मेमोरियल जिसे बोलते हैं, कि जब से मार्केट्स को आप स्टडी करेंगे, मार्केट वॉलेटाइल ही रही है। जी। बट इवेंचुअली मार्केट, जब ये सब न्यूज़ फ्लोज खत्म हो जाते हैं, जैसे आपने भी बोला कि बहुत सारे न्यूज़ हैं, तो जब न्यूज़ फ्लोज खत्म हो जाता है तो मार्केट हमेशा एक ही चीज़ को रिएक्ट करता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ कितना है और अर्निंग का ग्रोथ कितना है। आई थिंक ये दो चीज़ें इंडिया में अभी भी बरकरार हैं। थोड़ा उतार चढ़ाव जरूर है, बट अभी भी वी आर वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, लार्जेस्ट इकोनॉमी है। बहुत यूथ है हमारा, पर कैपिटा इनकम अभी बढ़ना शुरू हुआ है। तो जो स्टोरी है इंडिया की वो तो बरकरार है। बट यस, मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि एकदम अपबीट मूड है, क्योंकि वॉलीटिलिटी तो है। लोग और इतनी कंफ्यूजन और इतने इफ्स एंड बट्स हैं कि अगर स्टेट ऑफ हॉर्मोज नहीं खुला तो क्या होगा, अगर ऑयल ऊपर आ तो क्या होगा, अगर रुपी 100 से ऊपर आ तो क्या होगा। ये सब चीज़ें ज़रूर वॉलेटिलिटी को क्रिएट करती है और वॉलेटाइल है भी। बट आई थिंक अपबीट, फिर भी मूड अपबीट है, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स के जो फ्लोज हैं रिटेल इन्वेस्टर्स के, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के, वो अभी भी बरकरार हैं। आई थिंक ये बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है किसी भी इकोनॉमी के लिए, कि वहाँ का रिटेल इन्वेस्टर रेगुलरली पार्टिसिपेट करता है। तो जैसे हमने देखा एफआई आउटफ्लो भी कितना हुआ इस साल भी और पिछले साल भी। आई थिंक जो कुशन हमें मिला रिटेल इन्वेस्टर्स के कारण, वो अपने आप में जब बाहर की दुनिया, जब बाहर के लोग इंडिया को असेस करेंगे, तो एक और पॉजिटिव को टिक कर देंगे कि इंडिया का जो रिटेल इन्वेस्टर है वो भी हमेशा से मतलब रेगुलर निवेश करता है। सो ये अपनी बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है। अभी ठीक है, अभी डिफरेंट न्यूज़ है जो हमें नेगेटिविटी की तरफ ज़्यादा टिल्ट कर रही है। बट आई थिंक ये वक्त भी गुजर जाएगा एंड पीपल विल डेफिनेटली मेक मनी। पीपल विल डेफिनेटली मेक मनी। सर आई एग्री विद यू, लॉन्ग टर्म में वेल्थ जनरेट जरूर करके देता है शेयर बाजार, लेकिन वेल्थ जनरेट होगी कहां, यह भी एक बड़ा सवाल है। इसलिए सेक्टर्स कुछ अच्छे लग रहे हैं क्या जो लॉन्ग टर्म के लिए इस समय बेहतर हो? क्योंकि कई ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर निवेशक बुरी तरीके से फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं। खासतौर से जब बैंकिंग की बात करें या आईटी की बात करें, तो बैंकिंग में कई ऐसे टाइम आया जब बाजार को संभालता हुआ दिखाई दिया बैंकिंग इंडेक्स, लेकिन कई बार जब बाजार बुरी तरह टूटा है तो बैंक निफ्टी भी बुरी तरीके से डेंट पड़ता है, यहां पर भी दिखाई दिया। वहीं आईटी सेक्टर है जो पिछले कुछ महीनों से चलने का नाम नहीं ले रहा, यहां पर जो दांव लगाए थे लोगों ने वो बुरी तरीके से फंसे हुए हैं उनके पोर्टफोलियोज। तो अभी कौन से सेक्टर्स बेहतर लग रहे हैं? मैम देखिए, जो बैंकिंग की गिरावट की आप बात कर रहे हो ना, वो बिल्कुल ठीक है। अगर आप 3 महीने का परफॉर्मेंस देखें, 6 महीने का परफॉर्मेंस देखें, तो बैंकिंग के स्टॉक, खासकर जो मेजर स्टॉक्स हैं, सब नेगेटिव रिटर्न दिए हुए हैं। पर देखिए, हमें एक चीज़ और याद रखनी चाहिए कि जो बैंकिंग के स्टॉक्स गिरे हैं, वो मुझे नहीं लगता कि फंडामेंटल रीजन के कारण गिरे हैं। उसका एक बड़ा रीजन ये है कि जो एफआई का आउटफ्लो देखा हमने, चाहे वो 2000 या 2026 अभी तक का साल हो, सी जब एफआई बेचता है ना, तो वो प्रैक्टिकली जहां पर उनका स्टेक ज्यादा है वहीं पे बेचेगा, और जहां पे फ्री फ्लोट ज्यादा होता है तो वहां पे बेचेगा। सो
जो बैंकिंग सेक्टर है या आईटी सेक्टर है, ये हाई फ्लोट कंपनीज होती हैं, लार्ज कैप कंपनीज हैं इन नेचर। और एफआई का काफी स्टेक भी रहा है इन इन कंपनीज के अंदर। तो जब एफआई ने बेचना शुरू किया, तो नेचुरली जो ज्यादा सेलिंग आई वो बैंकिंग में आई, और ज्यादा सेलिंग आईटी में भी आई। आईटी में चलो एक और रीजन हो गया कि ये सब जो एआई प्ले की बात शुरू हुई उसके कारण भी थोड़ा नेगेटिव हुआ, बट आई थिंक बैंकिंग का जो गिरावट है, इट इज मोर टू डू विद जो एफआई का आउटफ्लो है। जहां हम्म। तक सेक्टर की बात है, मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा अच्छा वक्त होगा बैंकिंग के लिए, क्योंकि 2015 के बाद से एनपीए इश्यूज जो सबसे घातक चीज़ थी बैंकिंग सेक्टर के लिए, वो रेगुलर नीचे आया है। 2018 में हमने एनबीएफसी क्राइसिस देखा, उस दौरान पे फिर थोड़े से क्वेश्चन मार्क्स आए थे, बट आई थिंक 2018 के बाद या 2019 के बाद से आप देखोगे बैंकिंग सेक्टर्स ने अच्छा ही किया है। एनपीए हम्म। कंट्रोल में है, प्रोविजंस भी बैंक्स के, अगर आप बैलेंस शीट्स पढ़ेंगे या रिजल्ट्स पढ़ेंगे तो प्रोविजंस भी कम हो रहे हैं। इनफैक्ट अगर आप वैल्यूएशंस के हिसाब से भी देखेंगे, तो दो या तीन चीजें देखी जाती है। एक तो देखा जाता है कि जो 10 साल का प्राइस अर्निंग रेशियो है, एवरेज मीडियन जिसे बोलते हैं, उससे आप ऊपर हैं या नीचे हैं। और दूसरा बैंकिंग के लिए प्राइस टू बुक वैल्यू भी देखा जाता है, और तीसरा अर्निंग ग्रोथ। अगर आप तीनों चीजों को प्लॉट करेंगी, तो 10 साल के एवरेज प्राइस अर्निंग रेशियो से जितने भी मेजर बैंक्स हैं, वो सब इस टाइम सस्ते ही अवेलेबल हैं। हम्म। इसी तरह अगर 10 साल का प्राइस टू बुक वैल्यू भी प्लॉट करेंगी, वो वहां से भी सभी जो बैंक्स हैं वो अभी सस्ते दर पे अवेलेबल है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कि यहाँ से जो अर्निंग ग्रोथ है वो डिफरेंट बैंक्स की डिफरेंट है, बट अनुमान 13 से 15 16% के बीच में सबका अर्निंग का ग्रोथ नजर आ रहा है। तो एक तरफ से वैल्यूएशन गिर गया बिकॉज एफआई ने पैसा निकाला, और हम्म। दूसरा अर्निंग ग्रोथ अभी भी बरकरार है। तो मुझे लगता है कि बैंकिंग में तो बने रहना चाहिए, कोई दोहराए नहीं है। जहां तक आईटी का भी सवाल है, सी आईटी में ये सब जो फियर है कि एआई प्ले, और इंडिया में एआई प्ले नहीं है, आई थिंक वो भी मेरे हिसाब से, पर्सनल मेरा व्यू है कि थोड़ा सा ज्यादा एग्जैजरेट हो गया, ज्यादा फियर हो गया है। सी कोई भी आईटी कंपनी, मुझे नहीं लगता कि इंडियन आईटी कंपनी जिसके पास इतना टैलेंट है, कैपिटल है, वो हाथ पे हाथ रख के बैठेगी और ये पूरे एआई प्ले में पार्टिसिपेट नहीं करेगी। तो ऐसा तो नहीं है। दूसरा, जो ये फियर है कि इनका बिजनेस कहाँ से ग्रो होगा। सो आज ही सुबह में कोई रिपोर्ट पढ़ा था जहां पर आप अगर फॉरेन कंट्रीज में बीएफएसआई स्पेस देखेंगे, या जो वहाँ के बैंकिंग सेक्टर्स देखेंगे, कि वो लोग अभी भी कितना आईटी स्पेंड कर रहे हैं और कितना ट्रेडिशनल आईटी स्पेंड कर रहे हैं, तो सबके नंबर अभी भी बरकरार हैं। ऑफ कोर्स हम्म। अगर जैसे 100 रुपए डाल रहे थे पहले वो आईटी टेक्नोलॉजी स्पेंड के लिए अलग से रख रहे थे, उसमें शायद थोड़ा प्रपोर्शन एआई स्पेंड का बढ़ गया है, पर बाकी का जो प्रपोर्शन है वो अभी भी बरकरार है। ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर या बाकी जो सर्विसेज होती हैं उस सब के लिए। तीसरा, सी विद इन आईटी स्पेस क्या है कि साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड, ये सब जो सेगमेंट्स हैं, यहाँ पर भी इंडियन कंपनीज काफ़ी रेजिलिएंट है, काफ़ी पॉजिटिव है, इन द सेंस कि जो सर्विसेज वो प्रोवाइड करती हैं, चाहे वो आईटी साइबर सिक्योरिटी हो, ट्रेडिशनल ये आईटी स्पेंड हो, या जीसीसी, जो आपने सुना होगा कि काफी कंपनीज जीसीसी के ऊपर निवेश कर रही हैं, वहां पर इन आईटी कंपनीज का जो बिजनेस है वो बरकरार है। हम्म। और जैसे आपने बोला कि जो आईटी कंपनीज है इंडिया में भी, वो अपने आप को फ्यूचर रेडी कर रही हैं। दे ऑल्सो हैव टैलेंट, दे ऑल्सो हैव कैपिटल। तो ऐसा भी नहीं है कि हम लोग एआई प्ले में बिल्कुल भी नहीं आएंगे। इनफैक्ट इन्फोसिस और टीसीएस का जो मैं रिपोर्ट की बात कर रहा हूँ, सुबह उनकी रिपोर्ट में यही पढ़ आया है कि उनको बहुत सारे जीसीसी जो एआई रिलेटेड ऑर्डर्स दे रही हैं, जीसीसी में एआई रिलेटेड ऑर्डर इन्फोसिस, टीसीएस, इन सब के खाते में भी आए हैं। तो मुझे जी। लगता है कि जैसे हम लोग प्रोग्रेस करेंगे, वी विल गेट मोर क्लैरिटी कि हाउ इंडियन आईटी इज शेपिंग अप। और जैसे मैंने बोला कि जब एआई शुरू होता है तो उससे प्रोडक्टिविटी गेन होता है, उससे हम्म। ऑटोमेशन होता है। पर ये सब को चलाने के लिए भी आपको लोग चाहिए। तो ऐसा भी नहीं है कि एकदम से नौकरी चली जाएंगी। जरूर जिसने अपने ऊपर, अपने अपस्किलिंग के ऊपर काम नहीं किया, उधर जरूर प्रेशर होगा। बट अगर आप एक आईटी एम्प्लॉय हैं और आप अपने आप को अपस्किल कर रहे हैं, एआई के बारे में भी सीख रहे हैं, मशीन लर्निंग के बारे में भी सीख रहे हैं, तो उन हम्म। सब के लिए जॉब्स है। और तीसरा, जो ट्रेडिशनल जो बिजनेस होता है, वो ऐसा नहीं कि वो एकदम ही जीरो हो जाएगा, वो भी कंटिन्यूड है। ऑफ कोर्स एआई रिलेटेड स्पेंड बढ़ जाएगा, बट
जो ट्रेडिशनल बिजनेस है दैट आल्सो कंटिन्यूज। ओके सर, बैंकिंग और आईटी इसका मतलब कि हम लॉन्ग टर्म बेट्स इसमें देख सकते हैं, और कोई सेक्टर जो रडार पर रखा जा सकता है? सी बैंकिंग से रिलेटेड जो फाइनेंशियल सर्विसेज है मुझे लगता है अभी बहुत बहुत अच्छा, बहुत पॉजिटिव सेक्टर है, क्योंकि इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ पर फाइनेंशियलाइजेशन अभी शुरू हुआ है। हम्म। म्यूचुअल फंड की जैसे आप बात कर रहे थे स्टार्टिंग में, तो म्यूचुअल फंड अभी तो इतने साल की जर्नी के बाद, इतना इतना बढ़िया ट्रैक रिकॉर्ड होने के बाद, इतना सॉलिड रेगुलेटर होने के बावजूद जो ग्रोथ है वो सिर्फ ऐसे ही है कि 6 करोड़ लोग इंडियंस म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं। तो अभी तो मतलब वी हैव जस्ट टच द टिप ऑफ द आइसबर्ग, अभी तो बहुत ग्रोथ आनी बाकी है। इंडिया में क्या है, फाइनेंशियल एस्पिरेशन सबके हैं, हम्म। बट फाइनेंशियल एस्पिरेशंस को पूरा करने के लिए जो म्यूचुअल फंड रोल प्ले कर सकता है हम्म। along with अदर इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स, दैट इज समथिंग जो मुझे लगता है कि अपने आप में बिजनेस ग्रोथ के लिए बहुत बड़ा एक क्षेत्र है। हम्म। फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर वेल्थ मैनेजमेंट भी होता है, जहाँ पर कई कंपनीज ऐसी हैं जो आपको गाइड करती है, आपको एडवाइस करती हैं कि किस तरह से आपको पोर्टफोलियो बनाना चाहिए, इक्विटी मार्केट को कैसे राइड करना चाहिए, कितना इंश्योरेंस होना चाहिए, कितना हेल्थ इंश्योरेंस है। तो आपका पूरा वेल्थ मैनेजमेंट जो करती हैं ये सब कंपनीज भी, अ, मुझे लगता है कि इनका भी बहुत ग्रोथ होना बाकी है। सो फाइनेंशियल सर्विसेज, कैपिटल मार्केट रिलेटेड जो बीएफएसआई के अंदर स्पेस है वो मुझे हम्म। बहुत पॉजिटिव लगता है। दूसरा जो मैंने कुछ टाइम पहले बोला था कि हमारे कंट्री में एक एक चीज बहुत कांस्टेंट है, वो ये है कि हमारा पर कैपिटा इनकम ग्रो कर रहा है। जी। तो देखिए, जब पर कैपिटा इनकम ग्रो करता है बहुत सारे सेक्टर्स उभर के आते हैं, क्योंकि जैसे आपकी और मेरी सैलरी बढ़ेगी तो हम नए पैसे से क्या करेंगे, हम लोग टूरिज्म पे भी स्पेंड करेंगे, हम लोग अपने लाइफस्टाइल पे भी स्पेंड करेंगे, हम लोग से घरों में खाने के लिए हम लोग जैसे जोमेटो से रेगुलर खाना आता होगा। हम्म। लाइफस्टाइल चेंजेस इतने आ जाते हैं बिकॉज आप और मैं ज्यादा कमाएंगे, एंड पर्टिकुलरली इंडिया में पीपल एट लार्ज दे विल मेक मोर सैलरीज, दे विल मेक मोर वेल्थ। तो पर कैपिटा इनकम के कारण जितने भी ये लाइफस्टाइल रिलेटेड सेक्टर्स होते हैं, हमें लगता है कि ये सब भी अच्छा करेंगे अपेरेंटली। ये सब जो सेक्टर्स हैं, जैसे टूरिज्म की हमने बात किया, लाइफस्टाइल की हमने बात किया, क्लोथिंग की बात करी, फूड की बात किया, ये सब अपेरेंटली क्या है कि सब स्मॉल छोटी कंपनी है, तो स्मॉल कैप है या मिड कैप है या बहुत माइक्रो कैप है। तो इसीलिए हमें ऐसा लगता है कि न्यू एज कंपनीज और खासकर स्मॉल एंड मिड कैप सेगमेंट हम्म। ऑल्सो वेरी वेरी गुड, बिकॉज दैट इज वेयर इंडिया विल ग्रो। और जहाँ पे इंडिया खर्च करेगा वो आपके पोर्टफोलियो में होना जरूरी है, बिकॉज वो कंपनीज ज्यादा पैसा बनाएंगी, ज्यादा रेवेन्यू बनाएंगी। देखिए, वो कंपनीज ग्रो करेंगी आपके और मेरे कारण, जैसे मैंने बोला कि सबका पर कैपिटा इनकम बढ़ता है, पर वही कंपनी अगर आपके पोर्टफोलियो में नहीं है तो कुछ मिस है। इसीलिए हम्म। मिड एंड जब भी हम लोग रेकमेंड करते हैं कि एज पर योर रिस्क एपेटाइट कुछ पोर्शन जरूर स्मॉल और मिड कैप में जाना चाहिए। जहाँ तक सेक्टर्स की बात है, फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर कैपिटल मार्केट्स की मैंने बात किया, और मैंने बात किया लाइफस्टाइल चेंजेस जो हमारे आसपास में हो रहे हैं, ये सब से जो रिलेटेड सेक्टर्स हैं, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, lifestyle, tourism, all those should do well. जी। मिड कैप और स्मॉल कैप को लेकर के सर सिर्फ आप ही ऑप्टिमिस्टिक नहीं है, मुझे लग रहा है पूरी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री और रिटेल निवेशक भी काफी ऑप्टिमिस्टिक दिख रहे हैं मिड कैप और स्मॉल कैप में। क्योंकि एक डेटा मैं बता देती हूँ, अप्रैल 2026 का ये डेटा है कि मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स में रिकॉर्ड इनफ्लो आया है इस महीने, और म्यूचुअल फंड्स ने लेकिन यहाँ पर कुछ बड़ा खेल किया है जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ। म्यूचुअल फंड्स ने देश की टॉप कंपनी से 17,000 करोड़ रुपए की बिकवाली की है, और रिटेल इन्वेस्टर्स जो हैं वो मिड कैप और स्मॉल कैप में पैसा लगा रहे हैं। म्यूचुअल फंड्स देश की टॉप कंपनी से, जिसमें लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सब कुछ इंक्लूडेड है, वहां से 17,000 करोड़ रुपए की बिकवाली कर रहे हैं, और कैश होल्डिंग को म्यूचुअल फंड्स ने 2 लाख करोड़ रुपए तक का बढ़ा लिया है। ये एक डेटा हमारे सामने आया था। सर, मूड शिफ्ट की तरफ इशारा कर रहा है क्या सेक्टर्स और स्टॉक्स को लेकर के म्यूचुअल फंड के ये पूरा डेटा? देखिए, जो कैश होल्डिंग की आपने बात किया, इसका रीजन ऐसा नहीं होता कि हम लोग स्टॉक्स को बेच के कैश इकट्ठा कर रहे हैं। ऐसा भी होता है कि जो नया फ्लो आ रहा हम्म। है, जैसे आप स्टार्टिंग में बोला कि काफी फ्लो बढ़ रहा है, तो वो फ्लोज आने के कारण भी कैश कंपोनेंट बढ़ जाता है। पर मुझे नहीं लगता कि लार्ज कैप को टारगेट किया जा रहा है कि लार्ज कैप से निकलो और स्मॉल एंड मिड कैप पे जाइए। बट येस,
जो नई अपॉर्चुनिटीज हैं वो स्मॉल और मिड कैप में ज़्यादा अच्छी दिख रही हैं, बिकॉज जो पिछले 18-19 महीने में जो हमने गिरावट देखा मिड एंड स्मॉल कैप में, हम्म। एक तो उसके कारण वैल्यूएशंस काफ़ी सस्ती हो गई। जैसे हमने अबैकस में एक स्टडी किया था कि हम्म। 37,000 करोड़ मार्केट कैप से लेके 2,000 करोड़ का मार्केट कैप, देर आर अबाउट 848 कंपनीज। हम्म। ये 250 कंपनीज में कुछ 40% कंपनीज अपने पीक से 50% की गिरावट देख चुकी है। सो हम्म। एंड एट द सेम टाइम जो अर्निंग्स ग्रोथ का नंबर है, जो इस साल का, अगले साल का और उससे अगले साल का, वो काफी बेटर दिख रहा है। जैसे इस साल का अर्निंग ग्रोथ ऑन एन एवरेज 8-9% दिख रहा है, हम्म। बट अगले साल के जो नंबर्स, फॉरवर्ड अर्निंग जिसे बोलते हो आप, जो नजर आ रही है वो कुछ 17-18% नजर आ रही है इन मिड हम्म। एंड स्मॉल कैप में, शायद थोड़ी सी और। तो एक तो मैंने बोला कि स्टॉक प्राइस में गिरावट आ गया, जैसे पिछले सितंबर 24 से लेके जो प्राइस फॉल हुआ, एक तो प्राइसेस सस्ते हो गए और दूसरा अर्निंग्स अच्छा दिखना शुरू हो गया। तो कहीं ना कहीं जो वैल्यूएशन कंफर्ट है वो मिड एंड स्मॉल कैप में ज़्यादा अभी फंड मैनेजर्स को दिख रहा है, और इसीलिए वहाँ पे एलोकेशन ज़्यादा जा रहा है। और शायद म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स भी इसलिए ज़्यादा स्मॉल कैप की तरफ रुझान है, क्योंकि उन्होंने भी 18-19 महीने में जर्नी देखा कि किस तरह से प्राइस का फॉल हुआ, और आगे के फ्यूचर नंबर्स अच्छे नज़र आ रहे हैं इन टर्म्स ऑफ अर्निंग्स। जी। सर, हमारा एक सेगमेंट है शो का स्टॉक्स नीति, तो स्पेसिफिक स्टॉक्स पर तो हम बात नहीं करेंगे क्योंकि हम लॉन्ग टर्म वेल्थ जनरेशन की बात कर रहे हैं और आज म्यूचुअल फंड्स की बात कर रहे हैं। बट सेक्टर्स के ऊपर और लार्ज कैप स्टॉक्स चुने या मिड कैप स्टॉक्स चुने, इसके ऊपर बात करनी बेहद जरूरी है जब हम पोर्टफोलियोज की बात करते हैं। सबसे पहले तो सर, लार्ज कैप स्टॉक्स में वैल्यूएशन काफी ज्यादा स्ट्रेच दिख रही है। जब हम मार्केट को भी देख रहे हैं, लार्ज कैप स्टॉक्स को देख रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि बहुत महंगे ये स्टॉक्स है। हालांकि करेक्शन काफी आया, जब बाजार गिरा तो कई लार्ज कैप स्टॉक्स थे जो बुरी तरह टूटे, लेकिन वैल्यूएशंस के ऊपर अभी भी डाउट है। सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी भी नजर आ रही है इस समय बाजार में। जैसे ही तेजी आती है किसी स्टॉक में या किसी भी तरीके के सेक्टर में, वहां पर हम बिकवाली भी देखने लगते हैं। तो सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी क्या इस समय मौजूदा वैल्यूएशंस को और अट्रैक्टिव बना रही है? मतलब नई खरीदारी कर सकते हैं इन वैल्यूएशंस पर लार्ज कैप स्टॉक्स में? सी आई बैक टू डिफर लिटिल बिट, क्योंकि लार्ज कैप में एक्चुअली वैल्यूएशन सस्ते हुए हैं, खासकर सितंबर 24 से लेके अभी तक हम्म। का जो फॉल देखा हमने, और जो अर्निंग का रिवाइवल दिख रहा है। हालांकि अर्निंग रिवाइवल निफ्टी पे मतलब 7-8% का ही नजर आ रहा है, बहुत ज्यादा नजर नहीं आ रहा। बट प्राइस करेक्शन के बाद सितंबर 24 से लेके अभी तक 7-8% इस साल का अर्निंग ग्रोथ और 11-12% अगले साल का अर्निंग ग्रोथ, मुझे हम्म। लगता है लार्ज कैप वैल्यूएशन के हिसाब से मिड, स्मॉल और लार्ज में सबसे सस्ता मेरे हिसाब से आज के डेट में लार्ज कैप है, फॉलोड बाय ओके। स्मॉल कैप, फॉलोड बाय मिड कैप। तो ये तो हो गया वैल्यूएशन की बात। जहां तक पोर्टफोलियो बनाने की बात है, सिर्फ बहुत पर्सनल डिसीजन होता है, क्योंकि आपका रिस्क एपेटाइट कितना है, आपको कितनी देर के लिए पैसा डालना है। सेल एंड राइस में कहीं ना कहीं क्या होता है कि आपको टाइम करना पड़ता है कि कब ऊपर बेचूं और कब मैं नीचे खरीदूं, जो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है करना। तो हम्म। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आपके पास आपका पैसा ऑलरेडी डला हुआ है लार्ज कैप में, मिड कैप एंड स्मॉल कैप में, मुझे लगता है कि इस टाइम पे बने रहना चाहिए। और इसलिए नहीं मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मैं म्यूचुअल फंड में हूँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि जो आंकड़े को हम लोग पढ़ते हैं और जो हम स्टडी कर रहे हैं, कंपनीज को मिल रहे हैं, तो हमें लगता है कि जैसे ये वॉलीटिलिटी खत्म होगी, जो अनसर्टनिटी खत्म होगी, चाहे वो ऑयल की हो, चाहे रुपी डॉलर की हो, या जो वॉर चल रहा है उसकी हो, उसके बाद क्या होगा कि लोग वैल्यूएशन और अर्निंग्स को देखना ज्यादा महत्वपूर्ण समझेंगे। और जब हम्म। ज्यादा तवज्जो देंगे उस चीज को, तब समझ में आएगा कि आगे आने वाली चीजें अच्छी हैं। देखिए, आप आज पैसा डालेंगे, वो आप अगले 2 साल, 3 साल, 4 साल में बनाएंगे, राइट? तो अगले 3 साल, 4 साल में अर्निंग कहाँ पर है, और आप आज जिस लेवल पे आप एंटर करें वो वैल्यूएशन का कितना कंफर्ट दे रहा है, मुझे लगता है दोनों तरफ बहुत पॉजिटिविटी है। मतलब वैल्यूएशन भी अच्छा है और अगले 3 साल भी अच्छे दिख रहे हैं। तो यानी सैलेंट, नई खरीदारी करने का ये सही समय है सर, या फिर सेलेक्टिव प्रॉफिट बुकिंग की भी सलाह दे सकते हैं कहीं पर? प्रॉफिट बुकिंग, अगर प्रॉफिट्स है तो किसी को अपनी जरूरत है तो प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। बट प्रॉफिट बुकिंग आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बाजार में उतार चढ़ाव है, तो वो तो मैं रेकमेंड नहीं करूंगा। हम्म। मैं आप कमिंग बैक टू हम लोग जो पहले बात कर रहे थे, कि अगर जी। आपका पैसा लगा हुआ है, मेरे हिसाब से आपको लगे रहने देना चाहिए। डोंट डू एनीथिंग विद दैट मनी। अगर आपके पास नया पैसा है, तो मेरा मानना ये है कि जो बॉटम है बाजार का वो आसपास है, या तो हो चुका है या होने वाला है। बट
कहीं ना कहीं हम लोग वी आर नियर द बॉटम। आज हम कितने निवेशकों को मिलते हैं तो वो बोलते हैं यार काश मैंने पैसा कोविड के टाइम पे डाला होता। हम्म। पर उस टाइम पे हर किसी के दिमाग में ये था कि यार सरवाइव करेंगे कि नहीं करेंगे, ह्यूमैनिटी बचेगी कि नहीं बचेगी, तो बेच दो। आज सबको ऐसा लगता है कि यार काश पैसा डाल दिया होता। मुझे लगता है कि कुछ साल के बाद ना आप और मैं जो आज बात कर रहे हैं ये सब लेवल हमें लगेगा कि यार काश हमने इस लेवल के आसपास डाल लिया होता, क्योंकि बॉटम यहीं पे कहीं बना। हम्म। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर जैसे मुझे अपना पैसा डालना है ना, तो मैं तो 50 रुपए 60 रुपए अभी पूरा पैसा डाल दूंगा इस टाइम पे। क्योंकि मैं मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि बॉटम आसपास है। बाकी का जो 40 रुपया है शायद मैं अगले 3 महीने में स्टैगर करूं, क्योंकि जो भी अनसर्टनिटी की बात की आपने, मैंने चाहे ऑयल हो, चाहे आईटी कंपनीज हो, चाहे रुपी डॉलर हो, तो अगले 3 4 महीने में उसकी क्लैरिटी आ जाएगी। तो जो मेरा बाकी का 40 रुपये वो भी अगले 3 महीने में एंटर कर जाएगा। बट क्योंकि बाजार ऊपर जाए और मैं बेच दूं और फिर वापस नीचे आए, जैसे सेल एंड राइज, दैट आई विल नॉट रेकमेंड। तो या तो आप बने रहिए, अगर नया पैसा है 50 60 रुपए अभी डाल दीजिए, क्योंकि हमें लगता है कि बॉटम आसपास है। 30 40 रुपए अभी भी स्टैगर किया जा सकता है अगले 2 से 3 महीने में। 2 या 3 महीने में काफी क्लैरिटी आ जाएगी। जी। एक डेटा और सर, दो तरीके के फंड्स का डेटा है हमारे पास इस समय, डेट फंड्स और हाइब्रिड फंड्स। दोनों काफी ज्यादा पॉपुलर हुए जब मार्केट अनसर्टन हुई, तभी से ये दोनों फंड्स काफी ज्यादा चर्चा में भी आए। डेट फंड्स तो हमेशा ही लोगों के लिए एक सेफ जोन होते हैं जब वो म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो बना रहे होते हैं। लेकिन अप्रैल 2026 का ही डेटा मैं आपको बताती हूं, डेट फंड्स में इनफ्लो आया 2,47,000 करोड़ रुपए का, और हाइब्रिड फंड्स का नेट इनफ्लो था 20,556 करोड़ रुपए का। सर, दोनों ही फंड्स का रोल अगर मैं समझना चाहूं अनसर्टेन मार्केट में, क्या इन दोनों फंड्स में पैसा लगाना एक सही स्ट्रैटेजी हो सकती है? स्ट्रैटेजिक एलोकेशन अगर करना है तो इन दोनों फंड्स को रखना चाहिए रडार पे। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। सी जो फिक्स इनकम है या हाइब्रिड है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सी हम्म। देखिए, जब हम हम जैसे एज ए इन्वेस्टर सोचते हैं कि मैं 15% का रिटर्न बनाना चाहता हूँ, या मैं चाहता हूँ कि मेरा पैसा 19% से कंपाउंड हो या 18%, वट एवर नंबर से कंपाउंड हो, तो हम लोग सिर्फ इक्विटी के बारे में सोचते हैं। हम लोग ये हमें बहुत इंपॉर्टेंट है ये दिमाग में रखना कि हम्म। 18% का कंपाउंडिंग तब होगा जब आपके पूरे पोर्टफोलियो में कुछ एसेट क्लास ऐसे भी है जो आपको गिरती मार्केट में कुशन दे पाए। तो जब आपके पास कुशन होगा तभी आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वेल्थ की जो जर्नी है उसको राइड कर पाएंगे। तो फिक्स्ड इनकम या हाइब्रिड फंड्स का बेसिकली काम ये होता है कि जब बाजार वॉलेटाइल हो तो आपके पोर्टफोलियो को कुशन दे। हम्म। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अभी ये सिर्फ आपको डिसाइड करना है कि कितना 100 रुपए में से कितना डेट में डालना है, कितना इक्विटी में डालना है। तो चाहे तो आपका एडवाइजर या जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो आपको गाइड कर सकते हैं, आपके बैंक वेल्थ मैनेजर जो भी है वो आपको गाइड कर सकते हैं कि आपके रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से इक्विटी कितना होना चाहिए, डेट कितना होना चाहिए। हम्म। बट सबको ये समझना बहुत जरूरी है कि फिक्स्ड इनकम या हाइब्रिड, इनका काम आपकी वेल्थ क्रिएशन जर्नी में कैटलिस्ट का रोल प्ले करते हैं कि आपकी जो कंपाउंडिंग है वो खराब ना हो। सी कंपाउंडिंग मतलब हर कोई काफी टाइम से ज्ञान देता आ रहा है, पर कंपाउंडिंग का सबसे बड़ा रूल होता है दैट नेवर डिस्टर्ब कंपाउंडिंग, राइट। हम्म। कंपाउंडिंग को डिस्टर्ब नहीं करते हैं तभी उसका मैजिक बाहर निकल के आता है। अभी कंपाउंडिंग का मैजिक कब खराब होता है कि जब हमारे व्यूज बहुत एक्सट्रीम हो जाते हैं, या तो सुपर बुलिश हो जाते हैं हम लोग कि भैया यहाँ से तो सब कुछ ही चलने वाला है, या सुपर बेयरिश हो जाते हैं कि यहाँ से सब कुछ खत्म हो जाने वाला है। पर जब आपके पोर्टफोलियो में इक्विटी भी है जो अच्छे टाइम पे आपको बढ़ावा दे रहा है, और आपको फिक्स्ड इनकम है जो जो बाजार वॉलेटाइल होता है आपको एक्सट्रीम जाने से बचाए, हम्म। तो आपका कंपाउंडिंग डिस्टर्ब नहीं होता और आप लंबे टाइम के लिए बने रहते हैं। जी। अगर जैसे मैं इन्वेस्टर हूँ, मैंने 100 रुपये इक्विटी में डाल दिया और कल हम्म। बाजार गिर गया 10% या 20%, तो एज ए ह्यूमन मैं पैनिक कर जाऊंगा कि यार 100 रुपये का 80 रुपये रह गया। बट अगर मैंने 100 रुपये में से 80 रुपये डेट इक्विटी में डाला होता, जो 20% गिर भी जाए, बाकी का जो 20 रुपये मेरे को कुशन देता ना, तो टोटल पोर्टफोलियो में मैं देखता कि यार ठीक है, उतना गिरावट नहीं आया जितना बाजार में गिरावट आया। तो क्या हम्म। होगा, साइकोलॉजिकली मैं अपने आप को बोलूंगा कि ठीक है, पोर्टफोलियो तो उतना नहीं गिरा है जितना बाजार गिरा है, क्योंकि कुछ इंस्ट्रूमेंट है जो मेरे को कुशन दे रहे हैं, तो आप बने रहते हैं। जी। वैसे सर, आइडियल एलोकेशन होना क्या चाहिए डेट फंड्स और इक्विटी में? अगर हमें डालना है तो एक अच्छे पोर्टफोलियो में आइडियल एलोकेशन क्या रखें?
बहुत बहुत पर्सनल होता है। देखिए, पर्सनल फाइनेंस में सबसे पहला वर्ड पर्सनली होता है, राइट? अभी सबका रिस्क एपेटाइट, टाइम होराइजन डिफरेंट है। अभी मेरे से आप पूछेंगे तो मैं तो इक्विटी इन्वेस्टर हूँ और मेरे पास थैंकफुली टाइम भी है, बिकॉज मेरी बेटी अभी छोटी है, उसको कॉलेज में जाने में टाइम है। कोई और लाइबिलिटी नहीं है मेरी, तो मैं आई कैन बी लाइक 80-90% इन इक्विटी। हम्म। और मैं अपना जो पैसा है मैं तो इक्विटी में ही डाल रहा हूँ अभी 100%, बिकॉज फिक्स्ड इनकम मेरा थोड़ा सा पहले का पड़ा हुआ है। बट ऑन एन एवरेज एज्यूमिंग कि कोई नॉर्मल इन्वेस्टर है, तो मुझे लगता है कि 60 से 70 रुपए इक्विटी हम्म। और 25 से 30 रुपए बिटवीन फिक्स्ड इनकम एंड हाइब्रिड पोर्टफोलियो होना चाहिए। बट आई विल स्टिल, मैं वापस से रिपीट करूंगा कि बहुत पर्सनल होता है ये डिसीजन। आपका रिस्क एपेटाइट, आपका टाइम होराइजन जी। कैन बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम द एंटायर वर्ल्ड। तो और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ऐसी है ना मैम, कि आपको एक दिन के लिए पार्क करना है या 100 साल के लिए पार्क करना है, हर तरह का फंड है। हम्म। आपको बिल्कुल रिस्क नहीं चाहिए, आपको अग्रेसिव रिस्क चाहिए, हर तरह का फंड है। तो आप आपकी जरूरत, आप आपका डिफाइन कीजिए टाइम होराइजन, रिस्क एपेटाइट, और एक प्रोडक्ट अवेलेबल होगा। ओके। एक आखिरी सवाल सर, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है इस शो का, निवेशकों को टारगेट करते हुए ये सवाल है कि आखिर निवेशक करें क्या। पैटर्न देखकर ये लग रहा है कि रिटेल निवेशक जो हैं वो एसआईपी जरूर बढ़ा रहे हैं, लेकिन ये थोड़ा सा फियर ऑफ मिसिंग आउट जैसा भी नजर आ रहा है, क्योंकि आपने खुद जिक्र किया कि कोविड को लेकर के अब लोग कहते हैं कि जब कोविड था तब शायद बाजार में डाल दिया होता तो हमारी आज अच्छी खासी वेल्थ बन गई होती। और ये भी वैसा ही कुछ क्राइसिस सिचुएशन है, बाजार टूटा हुआ है, स्टॉक्स नीचे आए हुए हैं, वैल्यूएशंस बहुत सस्ते नजर आ रहे हैं, तो लोग शायद इस लालच में भी डाल रहे हैं कि अभी सस्ता मिल जाएगा, जो कि टू एन एक्सटेंट एक सही स्ट्रैटेजी हो सकती है। लेकिन स्मार्ट मनी की जब हम बात करते हैं, बड़े इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं, तो वो क्यों कॉशियस है? ऐसे में कंफ्यूजन ये है कि अभी एक आइडियल इन्वेस्टर को करना क्या चाहिए? जी देखिए, जब हम इन्वेस्टर से बात कर रहे हैं और बड़े निवेशकों से भी बात करें, तो हमें तो मैं भी मतलब हमारा लिमिटेड इंटरेक्शन है, तो हमें तो यही व्यूज आ रहे हैं कि पैसा डालना है। तो बड़े निवेशक भी हैं जो हमारे, तो वो हमारे म्यूचुअल फंड, पीएमएस, एएफ, उस सब में एलोकेशन बढ़ा रहे हैं, क्योंकि सबको ऐसा लगता है कि अब सॉल्यूशन आज नहीं तो कल आ ही जाएगा। जो हम्म। वर्स्ट है मोस्टली बिहाइंड अस। ठीक है, ऑयल ऊपर है और रुपये भी डेप्रिशिएट कर रहा है, बट देन अगले 2-3 महीने में काफ़ी क्लैरिटी आ जाएगा उसमें। अगर स्टेट ऑफ हॉर्मोज खुल जाता है तो कोई बड़ी बात नहीं है कि ऑयल भी एकदम से गिर जाएगा। और अगर एफआई फ्लो वापस से शुरू होता है तो शायद रुपये को भी स्टेबिलिटी मिल जाएगी। तो हम्म। उसके काफ़ी इन्वेस्टर्स तो अभी इक्विटी में एलोकेशन बढ़ा रहे हैं। पर मुझे ऐसा लगता है कि ये जो वॉलेटाइल टाइम होता है ना, ये बेस्ट टाइम होता है आपका एसेट एलोकेशन को वापस से रिविजिट करने का। क्योंकि अगर आपको लगता है कि आपके पोर्टफोलियो में बहुत ज़्यादा इक्विटी हो गया है, जो जो आपको इतनी वॉलेटिलिटी सहन करने की क्षमता नहीं दे रहा है, तो आप रिविजिट कीजिए। या तो नया पैसा सिर्फ फिक्स्ड इनकम में डालिए, या हाइब्रिड में डालिए, या मे बी जो अलाइनमेंट करना है बिटवीन इक्विटी, फिक्स्ड इनकम, डेट, वो वापस से कर लीजिए। दूसरी सबसे बढ़िया स्ट्रैटेजी होती है कि इस टाइम पे कुछ भी ना करें। सी कुछ ना करना बहुत मुश्किल है, जी। बट अगर मैं एक एडवाइस देना दूं, तो वो यही होगा कि कुछ मत कीजिए। जो आपका पोर्टफोलियो है उसको बने रहने दीजिए। अगर रिविजिट करने का सोच रहे हैं तो एसेट एलोकेशन को ठीक कीजिए। हम्म। ये मत सोचिए कि सारा पैसा अभी इक्विटी में डाल दूं, सारा पैसा डेट में डाल दूं, दोनों तरफ गलत होगा। अगर आपको लगता है कि नया पैसा 40-50 रुपए इक्विटी में डालना चाहिए, मेरा तो मैं काफ़ी इक्विटी में डाल रहा हूँ। किसी को लगता है मेरा रिस्क एपेटाइट कम है, तो 40-50 रुपए इक्विटी में डालिए, बाकी फिक्स्ड इनकम और हाइब्रिड में डालिए। यानी कि एसआईपी करना मत छोड़िएगा, बाजार पे भरोसा रखिएगा। लॉन्ग टर्म वेल्थ जनरेशन के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगर चाहते हैं कि पोर्टफोलियोज जो हैं वो बेहतर परफॉर्म करें, तो पोर्टफोलियोज को देखना मत छोड़िए, लेकिन पोर्टफोलियोज देख करके अगर वो पोर्टफोलियोज लाल निशान में हो तो पैनिक भी मत करिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म वेल्थ बाजार जरूर बना करके देता है और थोड़ा सोच समझ के निवेश करने की यहां पर जरूरत होती है। वैभव, थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर, आपकी साइड से कोई डिस्क्लेमर हो तो प्लीज दे दे। जी नहीं, ठीक है, ऐसे अच्छा। तो यानी कि हमने स्टॉक स्पेसिफिक वैसे भी कोई बात नहीं की है सर। सो थैंक यू सो मच। आज बहुत सारी चीजें क्लियर हुई हैं म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोज को लेकर के, हमारे व्यूअर्स को काफी इंसाइट मिलेगी सर। थैंक यू। थैंक यू।